चलो, कल हम लोग दो सुल्तानों के बारे में कवर कर लिए थे। कौन कौन सुल्तान थे कल? कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह, है ना। चलो, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210। कौन सा खेल खेलते समय? चौगान खेलते समय, है ना। पांचों वंश का नाम बताओ क्रमबद्ध। चलो ठीक है ना। ऐबक किसका गुलाम था? गोरी का, है ना। गोरी ऐबक को दास्ता से मुक्त किसने किया था? महमूद। महमूद कौन था? भतीजा इसका गोरी का, है ना। गोरी के साथ 4 गुलाम आए थे ना, नाम बताओ। कुवाचा, एल्दौच, ऐबक और बख्तियार खिलजी। बताया था ना कल, है ना। घर पे जाइए तो रिवीजन कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। बिना रिवीजन कुछ नहीं होने वाला। आप लोग का टेस्ट रहेगा इसी वीक में या फिर अगले वीक में, इसी वीक में टेस्ट रहेगा, है ना। टेस्ट कहाँ से रहेगा? गजनी वंश, सॉरी गजनी जो पढ़ा चुके हैं, मोहम्मद गजनी, है ना, और मोहम्मद गोरी, ये दोनों से टेस्ट रहेंगे, ठीक है। हाँ, टेस्ट का फी भी लेंगे 5 रुपया, तो लेके आना, ठीक है। हाँ, क्लियर। चलो, आज हम लोग पढ़ेंगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश। आए, शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में हम लोग कवर करते हैं आगे। 1211 से इसका कार्यकाल शुरू हुआ था। 1210 से लेकर के 1211 तक आराम शाह का कार्यकाल था, है ना, बीच में। तो 1211 से इसका कार्यकाल शुरू हुआ था, अब तक कब तक चला था? 1211 से 1236 तक, है ना, इसका कार्यकाल चला था। अभी अब तुमको पहला पॉइंट तो यही बन जाएगा कि इसको हम लोग गुलामों का गुलाम कहते हैं। गोरे का गुलाम कौन था? ऐबक। ऐबक का गुलाम कौन हो गया? इल्तुतमिश। इसको क्या कहा जाने लगा? गुलामों का गुलाम, है ना। क्वेश्चन पूछता है गुलामों का गुलाम कैसे कहते हैं, ठीक है, इल्तुतमिश को। हाँ, एक कहानी सुनाते हैं। हुआ यूं था कि जब इल्तुतमिश को खरीदा जाने लगा, है ना, ऐबक ने खरीदना शुरू किया, तो उस समय क्या हुआ कि भारत जब मोहम्मद गोरी आया था तो यहाँ पर गुलामों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा रखा था, बात समझे। और इल्तुतमिश को खरीदा गया था लाहौर वाले इलाके से, लाहौर वाले इलाके में इसको देखा गया। अब इस पे थोड़ा सा इसका जो बोल सकते हैं उसकी ख्यातियां बहुत फेमस थी, इसकी टैलेंटेड व्यक्ति था ये, तो ऐबक इसको हर हाल में अपने साथ लाना चाहता था। लेकिन उस समय एक नियम बन गए थे, नियम बन गए थे भारत में कोई भी गुलामों की खरीद बिक्री नहीं करेगा। अब ऐबक खरीदना चाहता था, तो इसके लिए क्या हुआ कि वो पश्चिमी देश गया, इराक। इराक में इसको ले गया, ऐबक भी इराक गया, गोरी भी साथ में इराक गया, वहीं पर इसकी खरीद बिक्री हुई, है ना। और उसके बाद फिर वो भारत साथ में आता है। साथ में जब आता है तो इसको जो है गोरी जो है ना, इसको ऐबक की मतलब बोल सकते हो छत्र छाया में इसको छोड़ देता है। ऐबक से बहुत कुछ सीखता है। ऐबक से बहुत कुछ सीखने के बाद फिर अंतिम में इसका वंश था इलवरी वंश, ध्यान रखना। शमसुद्दीन इल्तुतमिश का जो वंश है ना, इलवरी वंश का है ये। देखो वंश चेंज हो गया दोगो, है ना। इसके पहले था कुतुबी वंश, है कुतुबी वंश। वंश हालांकि एक ही पढ़ रहे हैं, गुलाम वंश, गुलामों का काल रहा है ये, है ना, इसीलिए इसका नाम बोलते हैं गुलाम वंश। आगे बलबन आएगा, बलबरी वंश, है ना, लेकिन वो भी गुलाम, बात समझे। इल्तुतमिश भी गुलाम, ऐबक भी गुलाम। क्लियर हो गए, माइंड में गया। हाँ, लिखिए। अब देखो इसको, अब ये गुलाम है तो इसको तो स्वीकार करेगा नहीं जनता, है ना। तो ऐबक ने क्या किया, ऐबक की एक बेटी थी, वो अपनी बेटी से इसका शादी करवा दिया। शादी करवाने के बाद फिर अपने वंश में इसको तब्दील कर दिया। तब्दील करने के बाद फिर जब सत्ता पर बैठने लगा तो इसने एक अपना वंश का जिक्र करना शुरू कर दिया, इलवरी वंश। क्लियर हो गए, कौन वंश से बिलोंग करता था? इलवरी वंश। लिखो, इलवरी जाति थी, बाद में इलवरी वंश बन गया, है ना। जाति थी इलवरी, है, बाद में ये वंश बन गया। लिखो पहला पॉइंट, ये इलवरी जाति का था। आगे इसने एक वंश बनाया, इलवरी का वंश का मतलब होता है शमसी।
क्लियर। अब जब ये व्यक्ति आएगा तो ये व्यक्ति आने के टाइम जब ये आएगा सत्ता में इसने बहुत परिवर्तन करेगा। पहला तो इसने परिवर्तन किया कि इसने एकता प्रणाली की शुरुआत की। एकता प्रणाली होता क्या है, ध्यान देना। एकता प्रणाली की शुरुआत की है ना। नए वाले बच्चे हो जो थोड़ा सा पॉइंट लिखना, पॉइंट पर समझना सिर्फ, है ना। ये कंपटीशन पॉइंट से समझने वाला होता है। क्लियर। हाँ, बोलते हैं तो लिख लेना, ऐसा नहीं कि छोड़ सा देना कि सर बोल रहे हैं निकल गया तो निकल गया, कहानी बात खत्म। ठीक है। हाँ, तो एकता प्रणाली, अब एकता प्रणाली होता है क्या है, तो देखो वेतन के बदले कुछ देना, भूमि देना, है ना। मतलब देखो इसके पहले भी हम जब बोल सकते हो कि जब हम इसके पहले एंशिएंट हिस्ट्री में आते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री में भी बहुत सारे बदलाव हो चुके थे, है ना। उसमें होता क्या था कि जब हमने सैनिक रखे हैं या फिर और भी कोई कुछ लोग रखे हैं, उसको हमने भूमि दे रखा है। अब सैनिक का काम क्या होगा, युद्ध लड़ना। युद्ध लड़ने के समय, युद्ध लड़ने के बाद क्या करेगा वो, अगर उसको वेतन नहीं दोगे। वर्तमान में हमारे सैनिक तो रिजर्व सैनिक हमारे पास है ना, हमारे पास सैनिक की संख्या लगभग 25 लाख है। 25 लाख में हम लोग 12 लाख हम लोग रिजर्व में रखते हैं। इसको बोलते हो CRPF, नाम सुने हो ना, CRPF। उसको बोलते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। बस में तो बैठा हुआ नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है कि बैठा देंगे आराम से, सेंट्रल रिजर्व में तो आराम से बैठा रहेगा, है ना। उसको कहीं ना कहीं ड्यूटी, होम ड्यूटी देते रहेंगे उसको। जैसे चुनाव हो रहा है उसको भेज दे। बाकी जो 13 लाख है वो बॉर्डर पर रहेंगे। बस में ऐसा नहीं कि उसको आराम से वेतन देंगे बैठा के। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो होते हैं तो उसको लगभग हम ड्यूटी देते हैं, होम ड्यूटी। बाकी जो अनरिजर्व हैं उसको भेज देते हैं बॉर्डर पे। अब यहाँ पे भी वही होगा, अगर युद्ध है तो काम है, युद्ध नहीं है तो काम नहीं है। तो पहले होते क्या थे ना कि जब युद्ध होता था तो गांव से जो लड़ाकू जाति होते, मतलब लड़ाकू टाइप के व्यक्ति, उसको लेके जाते, उसको पैसा देते और उसको युद्ध करने के बाद फिर वापस भेज देते। मतलब जितना युद्ध उतना पैसा। लेकिन इसने एक शुरुआत चेंज कर दी, बोले कि नहीं अब हम देंगे क्या, तो जो भी व्यक्ति है, जो प्रशासन में है, सैनिक है, उसको हम लोग एक व्यवस्था कर रहे हैं, एकता प्रणाली। उसको एक भूमि का टुकड़ा दे दिया जाएगा। जब युद्ध होगा आप हमारे परमानेंट सैनिक बन गए। अब पहले परमानेंट नहीं था, पहले मन हुआ तो आएंगे, नहीं मन हुआ तो नहीं आएंगे, बस भाई। लेकिन अब हो गया परमानेंट सैनिक। अब आपको भूमि का टुकड़ा दे दिया गया है और टुकड़ा देने के बाद आप युद्ध करने जाइए, युद्ध करके आइए, उसके बाद उस भूमि में खेती कीजिए, खेती करने के बाद आप कमाइए खाइए, फिर से युद्ध होगा तो बुलावा आ जाएगा आपका। बस समझे, इसी को बोलते हैं एकता प्रणाली। आगे इसी को चेंज कर देगा, और जब अलाउद्दीन खिलजी आएगा ना तो इसको चेंज कर देगा। उसने नगद वेतन देना शुरू कर दिया था। वर्तमान से नगद वेतन मिलता है हम लोग को, है ना, काम करते हैं 30 तारीख को वेतन प्राप्त हो जाता है पैसे के रूप में। तो वैसे करेगा वो अलाउद्दीन खिलजी। ये खेती दिया था और वो नगद वेतन देगा। बस में क्लियर हो गया एकता प्रणाली, है ना। क्या वेतन के बदले भूमि, अभी तक क्लियर नहीं हुआ लोग। एकता प्रणाली क्या कहते हैं, वेतन के बदले भूमि। क्लियर हो गया। हाँ, इसने राजधानी जो था चेंज कर दिया, है ना। क्या था बता देते हैं। राजधानी जो है लाहौर, पहले था राजधानी लाहौर, किस देश में, लाहौर से कहाँ कर दिया था, दिल्ली। दिल्ली का मतलब अपना वाला दिल्ली वर्तमान में नहीं है ना। दिल्ली जो था बोल सकते हो कि उस समय का इलाहाबाद को बोलते थे। क्लियर। दिल्ली का मतलब पूरा यूपी MP का इलाका, हरियाणा का इलाका, पंजाब का इलाका, बस में ये वाला। क्लियर हो गया। अब इसके प्रबल शत्रुओं में 2 शत्रु आते हैं, है ना। कौन कौन, तो इलदौज को जो जगह मिला था सिंध वाला इलाका, इसको मिल गया बहुत बड़ा वाला इलाका। शत्रु तो बनेगा ही, जो कि गुलामों गुलाम है। प्रथम गुलाम कौन था, इलदौज और कुबाचा था, है ना। अमूमन से हक उसको होना चाहिए था, लेकिन उसको हक हुआ नहीं। तो 2 शत्रुओं में इसको गिने जाएंगे। कौन कौन शत्रु इसके हैं, यलदौज बता चुके इसके बारे में, और कुबाचा। तो बोलोगे एक और कहाँ गया सर, जो बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी, है ना, जब वो भारत आया तो वो बिहार बंगाल होते हुए बंगाल में जाकर के उसकी मृत्यु हो जाती है। आगे पढ़ाएंगे आप लोग को बख्तियार खिलजी के बारे में, जब बिहार पढ़ा रहे होंगे ना तो आपको पढ़ाएंगे। बख्तियार खिलजी जब बिहार बंगाल आया, बिहार बंगाल आने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। क्लियर कहानी, आगे बढ़ा जाए। तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा, इसको सुल्तान की उपाधि मिला था। ये पहला, देखो ध्यान रखना, ये पहला शासक है ना, जिसको सुल्तान की उपाधि मिला है। क्लियर।
और सुल्तान की उपाधि देता कौन था, तो इसके बारे में कहानी एक है। सुल्तान की उपाधि कौन देगा, तो सुल्तान की उपाधि में भी वही कहानी, एक पोशाक आता था। देखो मुस्लिम धर्म में एक चीज देखना, मुस्लिम धर्म में जो भी सुल्तान की उपाधि, कोई उपाधियां मिलता ना, तो उसके लिए एक अच्छा पोशाक भेजा जाता, पोशाक पगड़ी वगैरह है ना, मतलब अच्छा खासा, और उसके साथ एक लेटर आता। अब ये सुल्तान की उपाधि दे कौन सकता है, इसके ऊपर भी डिबेट है। तो सुल्तान की उपाधि वही दे सकता था जो व्यक्ति खलीफा के पोस्ट पर है। अब बोलो सर ये खलीफा कौन है ना। जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई, मुस्लिम धर्म के उदय हुआ, मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई है ना, मृत्यु के बाद मुस्लिम धर्म दो भागों में बट गया, एक शिया और एक सुन्नी, बस मई। तो उसी टाइम जब मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद बोला जाने लगा कि यही एक पैगंबर है, इसके बाद कोई पैगंबर नहीं होंगे। तो बोला नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ तो होंगे, एक मुस्लिम का हेड तो होगा ना कहीं बैठा हुआ, है ना। तो उसी में एक पोस्ट बनाया गया खलीफा का। कौन सा पोस्ट बनाया गया, खलीफा। बोला कि जो भी खलीफा के पोस्ट पर बैठेंगे, बस भाई जो भी खलीफा के पोस्ट पर बैठेंगे वो पूरे मुस्लिमों का कर्ता धर्ता होगा। बोला खलीफा बैठे हैं कहाँ भाई, तो बगदाद, इराक की राजधानी है। बस भाई इसीलिए इराक वाला अभी भी कहता है कि हम बहुत पुराने वाले मुस्लिम हैं। नहीं कन्वर्ट नहीं, हम बोल बहुत पुराने वाले मुस्लिम हैं, सबसे पहला मुस्लिम का उदय हमारे यहाँ से हुआ था। बस भाई इसलिए इराक वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ से बगदाद खलीफाओं की शुरुआत हुई थी। तो बगदाद में खलीफा बैठता था, खलीफा क्या करता, वहां से एक पोशाक भेजता और सुल्तान की उपाधि भेजता। खलीफा जो था सुल्तानों से भी ऊपर था। एक चीज और ध्यान रखना, जहां जहां मुस्लिम राजा रह रहे थे या फिर अपना आक्रमण कर रहे थे, बस मई उससे ऊपर का पोस्ट कौन है, खलीफा। बस मई क्लियर हो गया। यही खलीफा के लिए युद्ध हो जाएगा 1924 में। बस मई खलीफा का पोस्ट ही खत्म कर हो जाएगा 1924 में। जैसे अंग्रेज आएंगे ना हमारे यहाँ, जैसे इराक पर जब अंग्रेज अटैक करेंगे, इराक पर, हमारे इंडिया पर नहीं, इराक पर जब अंग्रेज अटैक करेंगे, बात समझे, इराक को कब्जे में लेंगे, तो वहां के खलीफा का पोस्ट खत्म कर देगा और उस पोस्ट खत्म करने के लिए एक आंदोलन हो जाएगा, उसी को बोलते हैं खिलाफत आंदोलन। नाम सुनोगे आगे, जो इसमें गांधी जी भी थे, है ना, 1924 में खिलाफत आंदोलन आगे पर हो गए 1924 में, कहानी है 1100, है ना। अब बोलो सर उस पोस्ट की शुरुआत कब हुई थी, उस पोस्ट की शुरुआत लगभग बोल सकते हो कि 6ठी शताब्दी में हुई थी। और पहला जो खलीफा बनने वाला व्यक्ति था उसका नाम था अबू बकर। पैगंबर मोहम्मद के बाद, है ना, पहला खलीफा बनने वाला जो था उसका नाम क्या था, अबू बकर। क्लियर हो गए, माइंड में गया। एक कहानी याद रखना है, एक खलीफा वाला कहानी तुम लोग को आगे बताते रहेंगे। एक खलीफा ने इसको सुल्तान की उपाधि दिया, खलीफा ने इसको सुल्तान की उपाधि दिया। खलीफा का मतलब मुस्लिमों के बॉस, नहीं समझ में आ रहा है, ऊपर वाला, हाँ भगवान, मतलब अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्शन है उनका। बाकी इधर तुम लोग हमारी बात सुनो, है ना, व्हाट्सएप पर डायरेक्ट कनेक्शन होता है। क्लियर हो गए, दिमाग में गया, हाँ लिखो। सुल्तान की उपाधि पाने वाला प्रथम सुल्तान है ये इल्तुतमिश। सुल्तान की उपाधि पाने वाला प्रथम सुल्तान। क्लियर हो गए। किसने दिया था सुल्तान की उपाधि, बगदाद के खलीफा। कौन थे उस समय, अल मुहतिस बिलाल, उनका नाम था अल मुहतिस बिलाल, बगदाद के खलीफा का नाम है ये, अल मुहतिस बिलाल। क्लियर हो गए। इन्होंने क्या कहा था, तो खलीफाओं इनको सुल्तान की उपाधि दिया था। और ध्यान रखना सुल्तान की उपाधि में होता क्या है, नया कपड़ा आता है बढ़िया वाला, है ना, रेमंड वाला, हाँ सियाराम वाला, शेरवानी, साथ में माला वाला, साथ में पगड़ी उड़ी, है ना, और एक लेटर आता है कि आपको सुल्तान की उपाधि। तो पहला गुलाम है, ध्यान रखना, ये पूरे इतिहास का पहला गुलाम जिसको सुल्तान की उपाधि मिला है। क्लियर हो गए, है ना। इसने अस्थाई सेना का निर्माण किया था, ये बताया ना, एकता प्रणाली की शुरुआत हुई थी, तो इसने अस्थाई सेना का निर्माण किया। लिखो, इसने अस्थाई सेना का निर्माण किया। इसने अस्थाई सेना का निर्माण किया। क्लियर हो गया, अस्थाई सेना।
क्लियर? हाँ, जब ये दिल्ली आया तो दिल्ली में इसने देखा कि जो राजा बनते हैं वो अमीरों के बल पे बनते हैं। अमीरों खत्म कर दो। बात समझे? जो राजा बनते हैं वो अमीरों के लिए काम करते हैं और अमीरों के बल पे ही बनते हैं। और ये वाला काम सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हो कि भारत में नहीं हो रहा था या दिल्ली में नहीं हो रहा था, यही वाला काम गजनी में भी हो रहा था, यही वाला काम गोरी जो गौर प्रदेश से आया था वहां भी हो रहा था। बात समझे? तो वहां जब देखा कि वो वाला सिस्टम खत्म करने का उपाय क्या है, तो इसके लिए अमीरों का दमन कर दो। तो इसके लिए तो और भी कुछ हो सकता है। तो इसने क्या किया कि 40 सरदार जो मेन व्यापारी थे, है ना, इसने 40 सरदारों का एक गुट बनाया। बोल सकते हो कि 40 सरदार जो हैं आगे चल करके, है ना, राजा चुनेंगे या फिर उसको बैक सपोर्ट देंगे धन से, है ना, टैक्स से वगैरह। उसको बोलते हैं तुर्कान ए चहलगामी। क्या बोलते हैं? तुर्कान, बोल, तुर्कान ए चहलगामी। तो डुम डुम टटाम बोल देता है तो लोग तुर्कान ए चहलगामी, है ना, क्या मतलब होता है? 40 सरदारों का गुट। क्लियर? हाँ, और यही गुट जो है आगे चल करके जितने भी राजा होंगे उसको चुनेंगे। इल्तुतमिश के मरने के बाद बहराम से, सॉरी, जब बलबन आएगा ना तो इस 40 सरदारों गुट को खत्म कर देगा। लिखो, पहला पॉइंट लिखो, इसने अमीरों का दमन किया। क्या? अमीरों का, हाँ, दमन। दमन मतलब खत्म करना, है ना। इसने तुर्कान ए चहलगामी, है ना, इसका मतलब होता है 40 सरदारों का गुट। गुट मतलब टीम, है ना। इसने तुर्कान ए चहलगामी का पद बनाया। क्लियर? जब ये राजा बना तो इसने 2 सिक्के चलाए, चांदी का जीतल और तांबा का टांका। इस सिक्कों का नाम है जीतल और टांका। क्लियर? अरे उल्टा हो गया, चांदी का टांका चांदी का टांका और तांबा का जीतल, ये 2 सिक्के चलाए इसने। बस भाई, तांबा का जीतल और चांदी का टांका। इस सिक्का का नाम है, जो टांका था ना तो चांदी का था, ये जीतल था, ये तांबा का था। तो बोलो सर, इसके पहले जितने भी सिक्के चल रहे थे स्वर्ण मुद्राएं थे, है ना। क्लियर हो गए? इसने और क्या किया? तो इसने शुद्ध अरबी सोने सिक्के चलाए जिसपे खलीफा का नाम गुदवाया है। खलीफा का नाम गुदवाया। क्यों गुदवाया? तभी तो बताए, इसने सुल्तान को उपाधि दिया था। क्यों गुदवाएगा? जब उसको भी कुछ भेंट देता है तो इधर से रिटर्न भेंट भी कुछ मिलता है ना, समझ में आई? तो यही बात हुआ कि जब उधर से सुल्तान का उपाधि इसको दिया गया, बात समझे, तो इधर से रिटर्न भेंट में उसको दे तो कुछ सकता नहीं है, तो उसी के बोल सकते हो उसके सम्मान में सिक्कों पर उनका नाम गुदवाया। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे सिक्के, 200 रुपए के सिक्के देखो, नहीं देखो, 100 रुपए के सिक्के नहीं देखो, नहीं मिलेंगे क्योंकि बहुत कम बनते हैं हाल फिलहाल में जब गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों को क्या नाम भूल गए, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, जब उनकी जयंती मनाई गई, बाल दिवस बोलते हैं, बाल वीर दिवस, वीर बाल दिवस जब मनाया गया तो उनके उपलक्ष्य में 100 रुपए के सोने के सिक्के जारी किए गए, है ना, जिन पे दोनों का चित्र है। बस में जिसको औरंगजेब ने दीवार में चुनवा करके मार दिया गया था। नहीं, चुनवा कर मतलब दीवार में बंद कर देना, है ना। अनार के कहानी देखा होगा तुम लोग ना, दीवार में चुनवा के मार देना, हाँ वही वाली कहानी नहीं देखे हो? हाँ, लिखो, इसने शुद्ध अरबी के सोने के सिक्के चलाए और उस पे खलीफा का नाम गुदवाया। हाँ, अब एक कहानी और आती है। शमसुद्दीन के इल्तुतमिश के टाइम शुद्ध अरबी सोने के सिक्के चलाए, उस पे खलीफा का नाम गुदवाया। अब यूं हुआ कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश के समय
चंगेज खान नाम तो सुना होगा। हाँ, चंगेज खान, इसके बारे में नाम सुना होते चंगेज है? नहीं सुना चंगेज खान? चंगेज खान के बारे में बताएंगे। चंगेज खान के पास कुल बोल सकते हो 10 लाख की सेना थी। चंगेज खान क्या हुआ? चंगेज खान जो था, गोबी रेगिस्तान चीन वाला इलाका जो है, चंगेज खान हो गया, अब कहानी सुनी तक। चंगेज खान जो था मंगोल जाति से आता था। मंगोल एक असभ्य जाति है ना? तुमने सुना होगा चीन की दीवार, अभी भी नाम नहीं सुना? चीन में एक बहुत लंबा दीवार है, सबसे लंबी दीवार कहाँ है? चीन में। तो चंगेज खान से बचने के लिए दीवार बनाया गया था, वहां का जो राजा थे ना। तो चंगेज खान असभ्य जाति का एक बोल सकते हो राजा था, जो मंगोल गोबी रेगिस्तान वाले इलाका में रहता था। गोबी रेगिस्तान पड़ता है तुम्हारा मंगोलिया, मंगोलिया दिख रहा है ना तुम्हारा ऊपर वाला इलाका? हाँ, ये मंगोलिया है ना। विश्वास नहीं करोगे, मंगोलिया मात्र 3 से 4 लाख लोग रहते हैं। हाँ, कितना बड़ा मंगोलिया दिख रहा है? बगो बिहार से बड़ा है रे, क्या बात कर रहे हो? उसमें वर्ल्ड मैप से टच करते, भारत से टच कर, भारत कितना % का लगभग लगभग भारत होगा वो, दिख रहा है ना मंगोलिया है? नहीं नहीं, वैसे नहीं रहता है। मंगोलिया में बीच में सिर्फ एक जगह है, वहीं पर कुछ लोग रहते हैं, बाकी इलाका में लोग नहीं रहते। और वहां पर 3 पर्वत हैं, ऐसे करके 3 पर्वत हैं बीच वाले इलाका में, और ये यहीं पर बीच में लोग रहते हैं 3 पर्वतों के बीच, बाकी इलाका खाली है। मंगोलिया में रेगिस्तान है, उसको बोलते हैं गोबी रेगिस्तान। और रेगिस्तान चीन और मंगोलिया में रेगिस्तान है, उसको बोलते हैं गोबी रेगिस्तान, है ना? गोबी डेजर्ट। हमारे यहाँ कौन सा है? थार, है ना? सहारा भी है अफ्रीका में। 3 रेगिस्तान पता है आप लोग को? सहारा अफ्रीका में है ना? गोबी रेगिस्तान चीन और मंगोलिया वाला इलाका में है, और थार हमारा भारत वाला में है ना, राजस्थान में इलाका है। थार से थार नाम गाड़ी आया है। पाकिस्तान में भी एक है, पाकिस्तान में है। हाँ, आधा रेगिस्तान थार हमारा भारत में है। बॉर्डर में नहीं देखा तुम लोग? अरे गदर देखें, गदर 2 भी देखें। गदर 2 बॉर्डर नहीं देखो? बॉर्डर देखो ना, तो नहीं देखो? रेगिस्तानी इलाका में युद्ध होता है ना, वो बॉर्डर में भी रेगिस्तानी इलाका में युद्ध होता है ना, रेत वाला इलाका में युद्ध होता है, और टैंकें आती रहती है पाकिस्तान की तरफ से। तो आधा रेगिस्तान हमारा भारत में है, थार वाला, समझे? आधा पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान का रेगिस्तान का नाम क्या है? भारत वाला थार हो गया। अरे भारत वाला थार हो गया, पाकिस्तान वाला का रावल नहीं, रावलपिंडी तो जगह है, बताएं? नहीं पता किसी को? चोलिस्तान नहीं बताइए। पाकिस्तान वाला का नाम क्या है? नहीं, अरे पाकिस्तान के रेगिस्तान का नाम क्या है? पाकिस्तान के रेगिस्तान का नाम क्या है? हो गया। चोलिस्तान नाम है। क्या नाम है? फिर से बोले, अंदर अंदर हंस रहे हो, कहाँ चलो रहे? अरे सोच गलत है, बेचारा नाम रखा तो क्या कर सकते उसका? क्या नाम है? चोलिस्तान। हमारा थार, उसका चोलिस्तान है। अब नाम रखा तो हम क्या कर सकते उसमें? अब कुछ भी कर सकते थोड़ी, उसे नाम में ऐसा रखेगा वो लोग, काम में ऐसा ऐसा करता है। चंगेज खान के बारे में आते हैं। चंगेज खान जैसे इल्तुतमिश राजा बना, है ना, तो चंगेज खान क्या हुआ कि ख्वारिज्म के एक राजा था, ख्वारिज्म, है ना, ख्वारिज्म से इसकी लड़ाई हो गई। तो ख्वारिज्म का एक राजा था, उसका नाम बता देते हैं आपको पहले, है ना, मोहम्मद जलालुद्दीन। हाँ, मोहम्मद जलालुद्दीन, हाँ जलालुद्दीन, मोहम्मद जलालुद्दीन का बेटा। जब ख्वारिज्म से, देखो पहले बताते हैं,
ख्वारिज्म से युद्ध हुआ, किसका? चंगेज खां का। तो मोहम्मद जलालुद्दीन की युद्ध में मृत्यु हो गई और मोहम्मद जलालुद्दीन का बेटा भागते हुए कहाँ आ गया? भारत आ गया। किसके पास? इल्तुतमिश के पास। किसके पास? इल्तुतमिश के पास। अब कोई भी व्यक्ति अगर उसको शरण दिया जाएगा, है ना, उसी टाइम बोल सकते हो कि चंगेज खां का एक दूत भारत आया इल्तुतमिश के दरबार में। अब देखो, अभी अभी दिल्ली सल्तनत बना है, अभी अभी गुलाम वंश फूट के निकला है, और अभी अभी युद्ध कर लोगे, और युद्ध भी किससे करोगे? चंगेज खां से। चंगेज खां के बारे में बताते हैं आप लोग। पूरे विश्व में मध्य एशिया, मध्य मिडाइवल हिस्ट्री के टाइम में पूरे विश्व में सबसे अधिक पैसा जो था किसके पास था? चंगेज खां के पास। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सेना किसके पास थी? चंगेज खां के पास थी। असभ्य जाति के लोग थे। तुम बाहुबली मूवी देखे हो ना, पहला वाला जो हुआ करता है, एक लड़ाई होता है ना बाहुबली और हम्बा हम्बा तंबा तंबा दम्बा दम्बा तुम्बा तुम्बा बम्बा बम्बा, बंगाल वाला हो गया। अच्छा खेला हो गया, वो तो कल खेला हो गया। हाँ, तो असभ्य जाति के लोग थे, और असभ्य जाति के लोग थे इसलिए कि वो लोग बहुत सालों सालों तक नहाते नहीं थे, क्योंकि मंगोलिया के रेगिस्तान में लेकर पानी कहाँ से मिलेगा? तो नहाएंगे भी नहीं ये लोग, तो दिखते भी होंगे वैसे ही आदि मानव के जैसा। और जब लोग ये लोग युद्ध पर निकलते ना, तो युद्ध पर निकलते, ये लोग कच्चा मांस भी खाते, तो ये लोग युद्ध पर जब निकलते या किसी लूटने निकलते तो समझो कि वहां का सर्वनाश करके ही लौटते। इल्तुतमिश सोचा कि भाई साहब अभी अभी हम बने हैं राजा, ये दो को तो और पीछे कुवाचा और यल्दोज अलगे दुश्मन बना रखे हैं, एक दुश्मन और बना लेंगे, और ये बड़ा दुश्मन है उससे, कुवाचा यल्दोज कुछ नहीं उसके सामने। बता रहे हैं ना, चंगेज खां के पास इतना पैसा था, उस समय की बात कर रहे हैं, कि वो पूरे विश्व को 100 साल तक खाना खिला सकता था बैठा के, 100 साल तक। भामाशा के पास तो बीवी का 25 साल कैसे ना, पूरे विश्व के बता रहे हैं, विश्व का, पूरे विश्व के लोगों को 100 साल तक खाना खिला सकता था। ये इतना धन था इसके पास, जहां भी जाता लूटता, लूटने के बाद आता अपने खजाने में धन रखता, लास्ट में धन देख के पागल होकर मरा था चंगेज खां। इसके जो गुरु थे वो बोला था कि कभी खजाना में मत जाना, अब बोलते हैं कि मत जाना, यहीं पर तो दिक्कत हो जाता है। तुम लोग बोलेंगे मत हुलकना, तुम हुलकोगे उधर, हमको पता है। बच्चे को बोलना है आगे मत जाना, जाएगा आगे, वो कन्फर्म है ना। चंगेज खां को बोला गया कि तुम अपने खजाना में मत जाना। चंगेज खां को लगा क्या बात होगी भाई, जब खजाना के अंदर गया ना, तो खजाना देख के वहीं पर पागल होके मरा। नहीं, खुशी थोड़ी होगा, खजाना देख के पागल भी होते हैं लोग, नहीं होते हैं। अब तुमको बहुत अधिक पैसा दे दे तो खुशी से पागल हो जाओगे तुम, अब खुशी से पागल हो जाओगे फिर पागल हो जाओगे। हाँ तो वही ना बोल रहे हैं, बहुत अधिक पैसा दे देंगे तो क्या कर दोगे? मान लो कि तुम्हारे घर में 5 रूम है, 5 रूम पैसा से भर दे, मतलब चलो बंगला भर दे पैसे से, तो तब पागल हो जाओगे। आप समझे में नहीं आएगा सर पैसा खर्चा कहाँ करें इसको। बैंक वाला तो नहीं ना रख सकते हो, बैंक वाला बोलेगा हमारे पास तो 1 रूम है, तुम्हारे पास तो 5 रूम तुम्हारे पास ही है। अच्छा कितना खर्च करे, 5 रूम पैसा है। डेली अगर 20-20 करोड़ भी खर्चा करोगे तो भी खर्च खत्म नहीं होने वाला है। बस भाई तो लिखो, इसकी जाति थी असभ्य जाति, पहले लिखो इसकी जाति, उसके बाद इससे बात करेंगे, है ना। जाति थी असभ्य जाति या मंगोल जाति, मंगोलिया से आया था इसीलिए इसको मंगोल जाति कहते हैं। हाँ, कहाँ का निवासी था? चीन का, गोबी रेगिस्तान का। इसको 2 उपाधि मिला था, अमीर उल उमरा और सुल्तान ए आजम। अमीर उल उमरा और सुल्तान ए
आजम, ये दो उपाधि मिला था चंगेज खां को। क्लियर? एक पॉइंट और लिख लो, चंगेज खान के भारत आने का कारण लिखो। क्या हो रहा है? नाच कर रहा है। चंगेज खान का भारत आने का कारण लिखो। क्या कारण था? है ना? तो ख्वारिज्म के राजा मोहम्मद जलालुद्दीन का बेटा भागकर भारत आया था। है ना? किसका? कहाँ का राजा? ख्वारिज्म का राजा मोहम्मद जलालुद्दीन का बेटा, है ना, भागकर कहाँ आया था? भारत आया था। उसको शरण दिया तो तुमने? हाँ सर। दिया तो फिर युद्ध हो जाता रे। नहीं ना दिया शरण, है ना? तो इसको शरण नहीं दिया। लिखो, ख्वारिज्म का राजा मोहम्मद जलालुद्दीन का बेटा, क्लियर हो गया, भागकर इल्तुतमिश के शरण में आया था, जो नहीं मिला। यही कारण था इसके भारत आने का। राजा मोहम्मद जलालुद्दीन का बेटा, हाँ, भागकर भारत आया। क्लियर? तो क्वेश्चन बहुत बार आता है कि चंगेज खां किस सुल्तान के समय में भारत आया था, लेकिन भारत वो चंगेज खां नहीं आया था। ध्यान रखना, चंगेज खां के दूत आए थे भारत, है ना, एक धमकी भरा पत्र लेकर के कि हाँ, चिट्ठी बस लेकर के आए थे। दूत समझते हो ना? है ना? अंगद, हाँ, हनुमान, अंगद, अंगद, अंगद का दूत, दूत नहीं समझते हो? अमीर उल उमरा और सुल्तान ए आजम, दूत नहीं समझते हो? दूत समझते हो? दूत, चिट्ठी लेकर जाना उसका पास। हाँ, दूत का काम होता है संदेश पहुंचाना। क्या होता है इसका काम? संदेश पहुंचाना, है ना? जैसे अंगद लेके गए थे ना, हाँ सर, दुख सुख वाला। हाँ, शरण में आ जाओ, माफ कर देंगे। बस मैं ही, चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ, अब एक और बात कर लेते हैं इल्तुतमिश के बारे में। एक क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ध्यान रखना। इल्तुतमिश ने क्या किया था? न्याय का घंटा लगवाया था। न्याय का घंटा लगवाया, मतलब किसी को न्याय चाहिए तो वो घंटी बजाते थे। बात समझे? मतलब किसी पर जुल्म हो रहा है वगैरह हो रहा है ना, तो वो घंटा को बजाया जाता है। हाँ, तो उसको बोलते हैं न्याय का घंटा। हाँ, तराइन के हम लोग 2 युद्ध पढ़े थे, है ना? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरी युद्ध। यह है तराइन का तृतीय युद्ध। हाँ, तराइन का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच? 1205। आगे बोल, कितना है? 1215, 1215, है ना? तो कौन कौन था उस समय? तो एक तरफ थे इल्तुतमिश और एक तरफ था यल्दौज। यहाँ पर इल्तुतमिश की जीत हो जाती है, यल्दौज की हार हो जाती है। क्लियर हो गए? है ना? मकबरा बनाने की शुरुआत जो किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। याद रखना, मकबरा समझते हो ना? पक्का मकबरा, है ना? इसके बनाने की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने। लिख लो, मकबरा बनाने की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश के 3 संतान थे, नसीरुद्दीन महमूद, ये तीनों आगे आएंगे। नसीरुद्दीन महमूद, बड़का बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज बड़का बेटा था, छोटका बेटा था, बड़का बेटा था। एक बेटी थी रजिया सुल्तान, नाम सुना होगा रजिया सुल्तान का, है ना? इसकी मृत्यु हो जाती है 30 अप्रैल 1236 को। क्लियर? 30 अप्रैल 1236
36। इसका मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। मकबरा लिख लो, कहाँ है? दिल्ली में। हो गया।